हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 2 एसएसटी हिस्ट्री का पढ़ेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. अब तुषार जो है, इसमें एक ये बच्चे की पिक्चर दिखा रखी है। इसमें बताया कि वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग में, शादी में, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। और बच्चे जैसे करते हैं कि विंडो सीट चाहिए, और विंडो सीट में वो एकदम से जो एक ग्लास लगा होता है उसमें उसकी नाक एकदम चिपक रखी है, बाहर को झांक रहा है वो उस ग्लास पैन से। और वहाँ पे वो क्या देख रहा है, ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं जो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उसको उड़ उड़ के फ्लाई पास्ट कर रहे हैं, मतलब सलामी दे दे के पीछे पीछे निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन क्या है, आगे मूव कर रही है। तो उसके अंकल ने उसके टैप्ड का मतलब हाथ जैसे थपकी देते हैं, ऐसे शोल्डर पे टच करके उसको थपकी दी और पूछा उससे कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ समय पहले तक ट्रेन यूज़ नहीं होती थी, ये कम से कम 150 साल पहले यूज़ होनी शुरू हुई, उससे पहले बसेस यूज़ कर रहे थे। तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि अच्छा, फिर ऐसा तो जब कोई पैदा होता होगा तो वो वहीं रह जाता होगा, अगर कोई इधर से उधर जाने आने लायक ही नहीं था, कोई ट्रैवलिंग का सोर्स ही नहीं था। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। पुराने लोग जो थे वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्यों मूव करते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animal, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. अब इससे पहले जो लोग थे उनके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वो क्या करते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो जो थे लोग, वो हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर का मतलब शिकारी और गैदरर्स का मतलब इकट्ठा करने वाले। आप कहते हैं ना, पब्लिक गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, या बस घर के लोगों की गैदरिंग है। तो गैदरिंग का मतलब इकट्ठे हो रहे हैं घर के लोग। जैसे बर्थडे होता है तो घर के लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या है, एक फैमिली गैदरिंग है। ठीक है, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। पहले के लोग क्या करते थे कि वो हंटेड वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फिशेस को कॉट करते थे, उनको मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, और फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, जड़ इकट्ठी करते थे, नट्स और सीड्स इकट्ठे करते थे। आप बोलेंगे कि जड़ क्यों इकट्ठी करते थे? देखिए, जो बड़े बड़े ये आप खाते हैं ना, आलू, जिमीकंद और अरबी, ये इस तरह की रूट्स जिनको खाया भी जा सकता है। नट्स बीज हो गए, ऐसे बीज जो कठोर होते हैं, पेड़ों पे लगते हैं। बहुत सारा के ऐसे बीज होते हैं जिनकी चटनी भी बना के लोग खाते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। और पत्तों का, जैसे मसालों में आप इस्तेमाल देखते हैं ना, पत्तों का बे लीफ यूज़ करते हैं आप इसमें, तेज पत्ता, स्टाक जो तने होते हैं, और अंडे, ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती थी और इन सबको खाने के काम में लिया जाता था। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस।
हंटर और गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसके बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्ट, पहला, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore they would have had to go elsewhere in search of food. किसी एक जगह बहुत लंबे समय तक अगर कोई रुकता था तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें, वनस्पति, पेड़ पौधे और जानवर वगैरह होते थे वो उनको क्या करते थे, अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते थे, मार मूर के उनको खा जाते थे। तो वहाँ का वो जो फूड का जो सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो जाता था। तो अनाज, अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए, मतलब सर्च फॉर फूड, उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्ले और in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. दूसरा क्या था कि जैसे जानवर टाइम टाइम पे, जैसे अब यहाँ पे हैं और इस समय यहाँ बारिश हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है या बर्फ़ पड़ रही है, तो क्या करेंगे, वो थोड़े गर्म जगह पे चले जाएंगे जहाँ उनको खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ सामान मिलेगा, या अगर यहाँ सूखा पड़ा है तो जहाँ पानी होगा वहाँ चले जाएंगे। तो जिस तरह से जानवरों के झुंड मूव करते थे, उसी तरह से जो ये हंटर और गैदरर्स थे उनको फॉलो करते थे और उनके पीछे पीछे मूव करते थे। थर्ड, plants and tree bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. तीसरा था कि प्लांट्स और कुछ पेड़ पौधे और उन पौधों में लगने वाले फ्रूट्स जो होते हैं वो हर सीज़न में तो होते नहीं हैं, सीजनल होते हैं। तो जिस जिस सीज़न में जहाँ जहाँ फल फूल लग रहे हैं उस सीज़न में लोग उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते थे ताकि उनकी जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फोर्थ, इसमें दे रखा है कि प्लांट्स और एनिमल्स, पीपल, सबको पानी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि या तो जो लेक्स होती हैं, छोटी छोटी झीलें होती हैं, या स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम्स यानी झरने वगैरह जो होते हैं, रिवर्स होती हैं, उनके पास में रहते हैं। सारी जो लेक्स होती हैं वो पेरिनियल नहीं होती। पेरिनियल का मतलब कि पूरे साल जिनमें पानी रहता है, ऐसी सारी नहीं होती, कुछ एक होती हैं। तो जो होती हैं, जैसे सिंधु घाटी में आप, ये सिंधु की नदी है, जमुना है, गंगा है, तो इनमें क्या रहता है कि सारे साल लगभग पानी रहता है। तो लोग क्या करते हैं, इनके बैंक्स पे, इनके किनारों पर, बैंक का मतलब नदी के किनारों पर अपनी घर बना के रहने लगते हैं। तो अदर्स आर सीजनल, और उसके अलावा जो है वो सीजनल है। कभी जब बारिश होती है तब उनमें पानी आता है, कुछ समय तक पानी रहता है और उसके बाद क्या होता है, वो नदियाँ जो हैं वो सूख जाती हैं। तो लोग, जो जानवर हैं, इंसान है, वो क्या करते हैं, जब तक उन जगहों पे पानी रहता है वो वहाँ रुकते हैं, और जैसे जैसे वो पानी सूखता है, सूखे की स्थिति आती है, तो वो जगह बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे जानेंगे इन लोगों के बारे में, कैसे हमें पता लगेगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ the things hunters gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. अब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये नीचे आप देखिए इसमें चित्र बना हुआ है कि औजार निकाले हैं, ऐसे पत्थरों के बने हुए, हड्डियों के बने हुए औजार निकाले हैं, लकड़ियों से बने हुए, जो किस काम में हंटर और गैदरर लेते थे, शिकार करने के काम में। और उसी से पता लगता है कि इन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे थे शिकार के लिए। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, कुछ इनमें से पत्थर के बने हुए औजार कैसे थे जो मांस को काटने और हड्डियों को तोड़ने के काम में यूज़ करते होंगे। स्क्रैप, बार्क, छाल, बार्क क्या होती है, छाल होती है। स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना, पेड़ों से
छाल को खरोचने में काम में लाते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, एनिमल्स की खाल निकालने के काम में लाते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग। अब कुछ इसमें से कैसे हैं कि उनको आगे के हिस्से में लगा दिया जाता है फाल या तिकोना हिस्सा बनाने के लिए, ताकि उससे उसके पीछे हड्डियों का एक सपोर्ट दिया जाता है, हड्डी से बांध दिया जाता है या लकड़ी से बांध दिया जाता है, ताकि उससे तीर और भाले बनाए जा सकें और उनसे क्या किया जा सके, शिकार किया जा सके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी किस काम में इस्तेमाल हो रही थी? लकड़ी इस्तेमाल हो रही थी झुग्गी बनाने में, हट्स और टूल्स और औजार बनाने में। चूज़ अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 below. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunters and gatherers. Hunters-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes. अब ये नीचे एक मैप दे रखा है, इसमें अलग अलग जगह से दिखा रखी हैं। जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका आज की डेट में एमपी में है ये, और इसी तरह से और भी बहुत सारे साइट्स दे रखी हैं जहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है, क्योंकि वहाँ से वैसे ही औजार मिले हैं जो इनका शिकार करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एज स्टोन टूल्स were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. अब सभी पत्थरों से औजार नहीं बनाए जा सकते, कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं जिनसे औजार वगैरह बनाए जा सकते थे। तो लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहाँ उस प्रकार का पत्थर मिले जिससे वो औजार बना सकें, अपने टूल्स बना सकें। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब ये रॉक पेंटिंग है, ये भीमबेटका में बनी हुई वो है और रेड कलर की उससे बना हुआ है ये। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शोन वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जगहें हैं, यहाँ पे लोग ये मानते हैं कि ये ना हॉन्टेड हैं, यहाँ पे भूत रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग बसे नहीं और उन जगहों को एक तरह से स्पेयर छोड़ दिया कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ भूत रहते हैं, इस तरह की बातें। तो इसलिए ये जो पुरानी पेंटिंग्स वगैरह हैं वो आज भी वहाँ पे सेफ़ रहीं। नहीं तो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं, जगह को तोड़ फोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेते हैं। इन चट्टानों को, इन गुफाओं को छेड़ा नहीं गया, इसलिए क्योंकि इनको हॉन्टेड कहा गया कि यहाँ भूत रहते हैं, और इसीलिए ये पुरानी जो हमारी धरोहर है वो आज भी बची हुई है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स किसे कहते हैं? देखिए SIDE, साइड, साइड का मतलब होता है कोना, त्रिकोण के कोने होते हैं ना, साइड्स, 3 साइड्स होते हैं तो मतलब ट्रायंगल है। और ये साइट है SITES, साइट का मतलब वो क्षेत्र या वो एरिया जहाँ पे कुछ खास चीज़ या तो बन रही है या पाई गई है। तो यहाँ पे साइट का मतलब कि वो सारी जगहें जहाँ से पुरानी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट साइट हो गई। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapter. अब ये अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ पे औजार मिले हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर मिले हैं खुदाई में और कुछ ज़मीन के अंदर गड्ढों में कई सतहों के नीचे मिले हैं, यहाँ तक कि कुछ पानी के अंदर भी पाए गए हैं, जिनके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। कहाँ से पता लगता है कि आग की खोज हो चुकी थी?
Find the Kurnool caves on map 2. Traces of ash have been found here. This suggested that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat and to scare away animals. अगर आप कुरनूल केव्स को देखते हैं, ये जो मैप आगे दे रखा है उसमें, तो आप ये जान पाएंगे कि वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं. ट्रेसेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, चीज़ें मिली हैं ऐश की. ऐश यानी राख की, वहाँ से मिली हैं. राख मिलने से ये प्रूफ होता है कि वहाँ के लोगों को आग की जानकारी थी. और वो आग का इस्तेमाल किस लिए करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे लाइट के लिए, रोशनी करने के लिए, रोस्ट मीट को रोस्ट करने यानी पकाने के लिए, और स्केयर अवे एनिमल्स, जानवरों को डराने के लिए. वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे. नेम एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. This come from two Greek words. Palino means old and lithos means stone. The name points to the importance of finds of stones tool. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. इसमें यहाँ बता रखा है कि इसे पैलोलिथिक नाम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने. पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी पुरानी. हिंदी में इसे पाषाण काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल, और इंग्लिश में पैलोलिथिक कहते हैं. इसका टाइम है 2 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक. ये एक बड़ा हिस्टोरिकल टाइम है जिसमें लोअर, मिडिल और अपर 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck on the handles of bones or wood to make tools such as saw. The skilled at the same time, older varieties of tools continued to be in use. अब एक सेकंड पीरियड है जिसे माइक्रोलिथ्स कहते हैं. माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है छोटे छोटे औजार. उस समय पे जैसे तीर के आगे लगने वाला छोटा सा हिस्सा होता है, तिकोना सा, और इसी तरह के छोटे और शार्प औजार हड्डियों से बनाए जा रहे थे, जिनको आप उसके लिए यूज़ करते हैं शिकार करने के लिए. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic, which was, what do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day name of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. एक सेकंड लास्ट टर्म इसमें न्योलिथिक यूज़ किया है. क्यों यूज़ किया है और इनका क्या मतलब है, ये आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे. A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm condition in many areas. This led to the development of grassland. This is turn led to an increase in the number of deer, antelopes, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on grass.
अब क्या है, अराउंड 12,000 ईयर्स के बाद में बहुत ज़्यादा धरती के क्लाइमेट में, वातावरण में क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ। अब पहले तो आइस एज थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी, अब गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो ग्रासलैंड बनने शुरू हुए, और ग्रासलैंड के साथ में ही कुछ जानवर जीव भी पनपे, जैसे डियर हैं, एंटीलोप्स हैं, गोट हैं और शीप, कैटल वगैरह हैं, जो कि घास को खाकर जिंदा रहते हैं। दोज हु hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब क्या हुआ, जो लोग थे, जो आदमी, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये किस सीज़न में क्या खाते हैं, फूड हैबिट क्या है, और सेकंड चीज़ कि किस उसमें ब्रीडिंग करते हैं, यानी कब ये बच्चे देते हैं, ताकि उसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को भी ढालना शुरू कर दिया। और अगर इनको पालतू बनाया जा सकता था तो पालतू बनाने की कोशिश करी उन्होंने, और नहीं तो वो उस सीज़न में उन्हीं एरियाज़ में रहते थे जहाँ ये जानवर रहते थे। फ़िशिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी ताकि वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें।